सारी हिम्मत वाली लड़कियों को मेरा नमस्कार। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपनी कहानी आपके सामने लेके आऊँगी, जो कई हिस्से में जो स्टॉक में नहीं बता पाई समय की पाबंदी के कारण। तो मैं फिर से शुरू करती हूँ मेरे जन्म से। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में आदिवासी परिवार में हुआ और मैं अपने घर की तीसरी लड़की थी। ऑब्वियसली जैसे कि दो बेटियों के बाद में सभी परिवारों में बेटे की उम्मीद होती है, तो मेरे माता पिता को भी बेटे की उम्मीद थी। उम्मीद के विपरीत मैं बेटी पैदा हुई और उससे भी ज़्यादा निराशा इस बात से पैदा हुई मेरे माता पिता को कि मैं लंगड़ी पैदा हुई। मेरा जो एक बायां पैर था वो इस साइड की ओर मुड़ता था और मेरे चेस्ट से चिपका हुआ था। थोड़ी उदासी तो लड़की होने के कारण हुई और उससे भी ज़्यादा कहीं उदासी हुई वो मेरे लंगड़ी होने के कारण। एक तो लड़की ऊपर से लंगड़ी हो गई, तो मेरे घर में काफ़ी निराशा हुई। लेकिन बच्ची थी तो स्वीकार किया मुझे। जैसा लाड़ दुलार करना चाहिए था माता पिता ने निराशाजनक तरीके से किया, मेरा लाड़ दुलार पालन पोषण किया। फिर चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा भाग्य हमेशा से साथ मेरा देता आया है, ईश्वर की कृपा मुझ पर हमेशा रही है। वहाँ पे कुछ डॉक्टर आए और उनको मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे दिखाने के लिए ले गए। एक्चुअली वो डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ बच्चों को इलाज करने के लिए चाह रहे थे और मेरे माता पिता क्योंकि काफ़ी गरीब थे तो बहुत अच्छा इलाज तो मेरा नहीं करा सकते थे, लेकिन उन्हें एक उम्मीद हुई कि शायद वहाँ कुछ हो जाए। वैसे वो बहुत जगह लेके जा चुके थे मुझे, पर मेरे पैर का कोई इलाज हो नहीं पाया था। जब वो मुझे डेमोस्ट्रेशन के रूप में उन्होंने मुझे दे दिया उन डॉक्टरों की टीम को, तो उन्होंने मेरे पैर का ऑपरेशन करके एक प्लास्टर चढ़ा दिया। फिर भी मेरे माता पिता सोचते थे कि मैं जब थोड़ी बड़ी होंगी तो लंगड़ा के चलूंगी। फिर भी वो कहीं ना कहीं मन में संतुष्ट है कि चलो ठीक है, अपने पैर से तो चल पाएगी। तो ये सोच करके उन्होंने मेरा प्लास्टर वगैरह बंधवाया। समय के साथ जब मैंने चलना सीखा, मेरा प्लास्टर उतरा, तो मैं सौभाग्यशाली रही। मैं बिल्कुल भी नहीं लंगड़ाई, कहीं से मैं लंगड़ी लड़की की तरह नहीं रही और सामान्य बच्चों की तरह मैंने चलना सीखा। ये तो हुई मेरे बचपन की और मेरे जन्म की कहानी। जब मैं शिक्षा के योग्य हुई तो मेरे घर के सामने एक कच्चा सा स्कूल था, मट्टी का स्कूल था, उसमें मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करा दिया। मेरा गांव बहुत ही छोटा गांव था और उसमें लगभग 1700 से 1800 की पॉपुलेशन थी और 10वीं तक का ही स्कूल वहाँ पे उपलब्ध था। तो आधे से अधिक लोग तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, और जो लोग भेज देते थे वो कहीं ना कहीं वो आदिवासी एरिया था और वहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने में स्कॉलरशिप दी जाती थी। साल के 100 रुपये 150 रुपये के लगभग स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो कुछ लोग जो स्कूल भेज रहे थे बच्चों को, वो इसलिए भेज देते थे कि चलो 100-150 रुपये बच्चे को मिल जाएंगे, साथ में 2 यूनिफॉर्म भी मिलती थी, दोपहर को दलिया भी खाने के लिए मिलता था। गरीबी इतनी थी गांव में कि सही से बच्चे भोजन भी नहीं कर पाते थे। तो इन सब वजहों से, भोजन की वजह से, कपड़े, स्कॉलरशिप की वजह से कुछ लोग वहाँ पे बच्चों को स्कूल भी भेजते थे। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। मैं स्कूल जाने लग गई। 5वीं कक्षा तक मैं बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। मेरे घर में हम लोग, ऐसा तो नहीं था कि हम भोजन नहीं कर पाते थे, इतने गरीब थे, लेकिन मेरे घर में आर्थिक स्थिति ये थी कि मेरे घर में जो काम होते थे वो जैसे कि महुआ बीनना, गुल्ली बीनना, सरई बीनना, बीड़ी के पत्ते तोड़ना और गोबर उठाना, खेती के काम करना, ये सारे काम मेरे परिवार वाले करते थे। और सीजनल कभी कभी खपरा बनाना, ईंटा बनाने के भी काम मेरे परिवार वाले करते थे। और उन सब कामों में मैं अपने परिवार का सहयोग करती थी और साथ में मैं स्कूल भी जाती थी। ऐसे करते हुए मैं 10वीं कक्षा तक पहुंच गई। 8वीं की बोर्ड भी मैंने उत्तीर्ण कर ली, 10वीं कक्षा तक मैं पहुंच गई। मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं सारे बच्चों में गांव से अलग थी, उनके ही जैसी थी, पर पता नहीं मेरे दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। क्या करना है, क्या बनना है, मुझे उस समय तक बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता था कुछ बनना है, कुछ करना है। क्योंकि गांव में कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं था जिसको देख करके कोई ड्रीम देखा जा सके, सपना देखा जा सके। ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, ना तहसील ऑफिस था, कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी ग्राम पंचायत थी, तो कोई भी मोटिवेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं थी जिसको मैं देख करके सोचूं कि मैं ये बन पाऊँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगी, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंची तो टीचरों का गांव में बहुत अभाव था। इतने सारे बच्चे, और 2 या 3 टीचर ही इतने सारे बच्चों को पढ़ाते थे। गणित के वहाँ पे टीचर भी उपलब्ध नहीं थे। और कोई भी लड़की, जब तक मैं 10वीं कक्षा में पहुंची, कोई भी लड़की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई थी। लड़के तो फिर भी कई 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे, लेकिन लड़कियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका कारण एक ये भी था कि 10वीं तक लड़कियां पहुंच ही नहीं पाती थी, उससे पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। और जो पहुंच जाती थी, टीचरों के अभाव में, पढ़ाई के अभाव में, वो फेल हो जाती थी। तो 10वीं तक तो 100% लड़कियों की शादी हो ही जाती थी। मेरी बड़ी दीदी थी, उनकी भी 10वीं कक्षा में शादी हो गई थी, वो 10th उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। ऐसी मैं 10वीं कक्षा में पहुंची। लेकिन मैं 10वीं कक्षा में जब पहुंची
तो मुझे मैथ सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई। बाकी सारे विषय मैंने बहुत अच्छे अंकों से निकाले, लगभग 65% अंकों से मैंने निकाले, लेकिन मुझे गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गई क्योंकि गणित का वहाँ पे टीचर ही उपलब्ध नहीं था। मैं थोड़ी सी निराश हुई, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, सप्लीमेंट्री की परीक्षा मैं दे दूंगी और मैं 10वीं पास हो जाऊंगी। मैंने 10वीं की परीक्षा दी सप्लीमेंट्री की और मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गई। लेकिन समस्या तब आई कि 10वीं के बाद में गांव में स्कूल था ही नहीं और मुझे आगे पढ़ना था। मैंने मेरे पिताजी से रिक्वेस्ट करी। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई सपने नहीं देखे थे कि मैं मेरी बेटी को ऑफिसर बनाऊंगा या डॉक्टर, इंजीनियर, उस समय यही सब माता पिता सोचते थे, लेकिन मेरे पिताजी का ऐसा कोई सपना नहीं था। बस वो मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन वो नकारात्मक टाइप के भी पिताजी नहीं थे, निगेटिव नहीं थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, तो गांव से 7 किलोमीटर दूर एक और शासकीय विद्यालय था, जहां उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया और मैं 11वीं कक्षा वहां पे जाने लग गई। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग एक धान कटाई का काम, महुआ बीनने का काम, बीड़ी पत्ता तोड़ने का काम, सरे बीनने का काम, खपरा बनाना, ईंटा बनाना, ये सब हम लोग किया करते थे। लेकिन सच बताऊं, मैं गरीबी में कभी भी दुखी नहीं हुई। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गरीब हूँ या मुझे कुछ चीज़ों की कमी। हाँ, कभी कभी लगता था, मुझे कपड़ों का बहुत शौक था और मेरे पास अमूमन 2 जोड़ी कपड़े ही हुआ करते थे और मम्मी सिलाई करती थी गाँव में, तो कभी पुरानी साड़ियों के फ्रॉक व्रॉक बना दिया करती थी, तो वो कपड़े मैं घर में पहनने के लिए उपयोग करती थी। और जो 2 जोड़ी कोई अच्छे कपड़े होते थे वो कभी आना जाना, परिवार में शादी ब्याह हो, वहाँ पे मैं उपयोग करती थी। उसी गांव में मेरी माँ ने एक छोटी सी नौकरी कर ली स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, और हम उस गांव को छोड़ करके 7 किलोमीटर दूर जो गांव था पलहेरा, उसमें हम जाकर के शिफ्ट हो गए। 11वीं 12वीं की परीक्षा मैंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करी। मैंने बायोलॉजी लिया क्योंकि जब मैं 11वीं क्लास में आई तब मुझे पता चल गया था कि बायो लेने से जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं पीएमटी की परीक्षा देने के बाद में। तो मेरी जो एक बोलते ना एक ड्रीम होता है, वो सपना मेरा हो गया कि मुझे कैसे भी करके डॉक्टर बनना है। तो इस विषय के लिए मैंने, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेना पड़ता है, तो मैंने बायो विषय का चयन किया। मैं 11वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई। फिर मैंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे कॉलेज में आप एडमिशन करा दीजिए। वहाँ से कॉलेज जो था बालाघाट, जो नियरेस्ट कॉलेज था बालाघाट था, वो 90 किलोमीटर दूर था और हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं 90 किलोमीटर डेली आना जाना कर सकूं या फिर मेरे पिताजी वहाँ पे कमरा लेके मुझे रख दें। लेकिन मुझे पता था कि हॉस्टल्स भी होते हैं लड़कियों के और आदिवासियों के लिए भी हॉस्टल होते हैं। तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आप मेरा प्लीज़ हॉस्टल में एडमिशन करा दीजिए, मुझे पढ़ना है, मुझे बीएससी करना है। मेरे पिताजी पहले तो मुझे टालते रहे कि ठीक है अभी एडमिशन करा देंगे तब करा देंगे, लेकिन दिनों दिन समय निकलता रहा। फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे पिताजी मेरा एडमिशन कराना ही नहीं चाहते हैं। तो बच्चा क्या करता है, 16-17 साल का बच्चा क्या करता है, मैंने भूखे रहना चालू कर दिया। मैं 5-6 दिन तक खाना ही नहीं खाई, गुस्सा दिखाने के लिए कि अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं कराएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरे पिताजी कभी नहीं मारते थे मुझे। वैसे तो मैं 5 बच्चों में सबसे उनकी लाडली थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं और 3 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें, मैं बीच की हूँ। उन्होंने मुझे उस दिन शाम को घर में आए, उन्होंने मुझसे पूछा खाना खाएगी? मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मुझे कॉलेज में एडमिशन आप नहीं कराओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार मारा और बहुत बुरी तरह से मारा और मुझे, जो मेरी बड़ी दीदी जिनकी शादी हो गई थी 10वीं कक्षा में, उनके घर भेज दिया मुझे रहने के लिए। मैं उनके घर गई तो मेरे अंदर में फिर से एक उम्मीद जागी। मेरे जीजा जी उस समय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, बीडीओ थे वो। तो मुझे लगा कि शायद जीजा जी मेरी मदद कर देंगे और वहीं मुझे कहीं एडमिशन करा देंगे तो मैं पढ़ाई कर पाऊंगी। मैंने अपने जीजा जी से ये बात करी। जीजा जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। बस 5-6 दिन ही मैं जीजा जी के यहाँ रुकी थी और कहीं ना कहीं मेरी आशा फिर से जागी थी कि शायद मैं जीजा जी के यहाँ रह के पढ़ लूँगी। अचानक से मेरे जीजा जी बोले मुझे और मेरी दीदी को, चलो चलो जल्दी तैयार हो, तुमको गांव वापस जाना है, बाबूजी ने बुलाया है। मुझे समझ ही नहीं आया क्यों बुला रहे हैं। मुझे लगा कहीं घर में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो गई जो बता नहीं रहे हैं जीजा जी और अचानक से भेज रहे हैं। आशंका मेरे मन में बहुत आई, लेकिन जीजा जी ने बिना कुछ बताए हमारे लिए एक गाड़ी करी और गाँव वापस मुझे मेरी दीदी के साथ में पहुँचा दिया। मैं दीदी से रास्ते भर पूछते रही कि दीदी क्या है, बता बता क्या है। तो मेरी दीदी ने मेरे सवालों से तंग आकर के आधे रास्ते में कहा कि तेरी शादी तय हो गई है और तुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैं तो, मेरे पैरों के नीचे से सच बताऊं जमीन खसक गई। थोड़ा सा मैं होप कर रही थी कि अब जिया जी मुझे पढ़ा लेंगे, लेकिन वो भी चीज़ मेरे पैरों के नीचे से खसकती हुई दिखाई दी और सपने मेरे टूटते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचना समझना सब बंद कर दिया। मैं शांति से घर पहुंची। जैसी घर पहुंची तो एक लाल लाल आंखों वाला, पके बालों वाला
आदमी सामने खड़ा मुंह धो रहा था। गांव में नल वल तो हुआ नहीं करते थे, बाल्टी के पानी से वो मुंह धो रहा था। मतलब इतना डरावना था, उसे देख के ही मैं बिल्कुल डर गई, सहम गई। मैं अंदर गई तो मैं जब घर गई तो मैं स्कर्ट और टॉप पहन के गई हुई थी दीदी के यहाँ से। तुरंत मुझे एकदम से अंदर से कमरे में बंद कर दिया गया और तुरंत मेरे कपड़े बदल दिए गए, सूट पहना दिया गया मुझे और बोला कि वो लड़का है, उसके साथ में जाके बात करना है। उस समय पूरी तरह से मेरा दिमाग शून्य था। मैं मेरी दीदी के साथ में वो लड़के के साथ मिलने के लिए गई। उसने मुझसे 1-2 क्वेश्चन ही पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ तक पढ़ी हो। उससे मैंने बड़े प्राउड से बोला मैं 12th पास हूँ, फर्स्ट डिवीजन। पता नहीं क्यों बोला, पर मैंने बोला प्राउड से मैं फर्स्ट डिवीजन 12th पास हूँ। उसने और मुझसे कोई सवाल नहीं किए, कोई बात नहीं करी। मुझे खाना परसने के लिए कहा, मामूनन जैसे होता है परिवार में, उन सब लोगों को मैंने खाना परसा और दूसरे ही दिन मेरी उसके साथ में सगाई तय कर दी गई। और मुझे इस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था। और मेरी बुद्धि मेरी उम्र के हिसाब से बहुत सच कहूँ तो कम ही थी। आजकल के बच्चे इंटरनेट देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो बहुत सारी समझ उम्र के पहले भी आ जाती है। उस समय इंटरनेट या इस तरह का कोई भी साधन नहीं था जिससे चीज़ें जल्दी समझी जा सके या पता चल सके। तो मेरे पास में ऐसा कोई साधन नहीं था, तो मेरी बुद्धि भी उस स्तर की नहीं थी कि मैं उस निर्णय को बहुत ज़्यादा तार्किक तरीके से प्रस्तुत करके विरोध कर पाऊँ। दूसरे दिन मेरी उसकी सगाई तय हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी को, बहन को बुलवाया क्योंकि सगाई होने वाली थी। तब तक मैं शांत थी, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वो अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर के आए। तो हमारे घर में चूल्हे में ही खाना बनता था। चूल्हे में मेरी दीदी खाना बना रही थी, मैं उनके बगल में बैठी हुई थी। वो अपनी बहन को लेकर के मुझसे मिलाने के लिए आया, जो कि MBBS कर रही थी उसकी बहन। तो हमारे गांव में तो नमस्ते नमस्ते, राम राम यही होता था, पैर पड़ना यही सब कुछ चलता था। उसने अपनी बहन को मिलाया तो मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसको नमस्ते किया। उसने मुझे इतनी जोर से सबके सामने डांटा, बेवकूफ़ कहीं की, हाय हेलो भी करते नहीं आता है तुझे। अरे यार, हमारे गांव में हाय हेलो होता ही नहीं था, मैं कहाँ से हाय हेलो करती, तब तो मैं जानती भी नहीं थी हाय हेलो क्या होता है। मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मैं आत्मसम्मानी लड़की तो बचपन से थी, मुझे बहुत मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। मैं उठी और मैंने सीधे मेरे पिताजी से, मेरी माता से, दीदियों से, सबसे कह दिया, भाई कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के से तो शादी नहीं करूंगी। जो लड़का अभी मेरे साथ में इतनी बदतमीजी कर रहा है, वो आगे जाके मेरे साथ में क्या जीवन जिएगा, क्या करेगा मेरे साथ में। मैंने मना कर दिया। सच बताऊं तो मैंने उस समय किसी के बारे में नहीं सोचा, अपनी बेइज्जती के बारे में सोचा, अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचा और मैं लड़ाई लड़ पड़ी कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। रात भर ये माहौल चलता रहा। मुझे घर वाले, परिवार वाले समझाते रहे कि शादी करना जरूरी है। फिर मेरे पिताजी, अंत में मेरे पिताजी मेरे पास में आए, बोले देख टूटू, मुझे घर में सब लोग टूटू बोलते हैं, देख टूटू तेरे को डॉक्टर बनना है ना। मैंने कहा हाँ बाबूजी बनना है, डॉक्टर बनना है मुझे। बोले अभी अभी इनकी बेटी तेरी एज की थी, उसकी डेथ हुई है और वो लड़की भी डॉक्टर बनना चाहती थी, तो तेरे को सिर्फ ये लोग इसलिए शादी करके ले जाना चाहते हैं कि उस बच्ची के जो सपने थे वो तेरे में पूरा करेंगे, तेरे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं शांत हो गई, पर मैंने कहा बाबूजी जो भी आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन मैं ऐसे बदतमीज इंसान के साथ में तो नहीं रह सकती जो मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर दे। मैंने अपने पिताजी को अपना पक्ष रखा, लेकिन मेरे पिताजी किसी भी तरह से सहमत नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वो बहुत बड़े घर के थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे प्रतिष्ठित पदों में पदस्थ थे। तो मेरे पिताजी को लगा कि वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। वैसे आदिवासियों में दहेज तो नहीं चलता, फिर भी लड़कियों को छोटा मोटा सामान, पलंग है, सोफा है, अलमारी है, ये गरीब लोग भी अपनी बेटी को अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं। लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो सब भी वो देने के लिए नहीं थे योग्य, और उनको ना कोई दहेज चाहिए था, ना कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला हमें तो हमारी बेटी की डेथ हुई तो हम एक बेटी ले जाके उसके सपने पूरा करना चाहते हैं, 2 कपड़े में आप अपनी लड़की हमको दे दो। मेरी किसी ने नहीं सुनी। अगले ही दिन मेरी उसके साथ में सगाई हो गई और सगाई के ठीक 1 महीने बाद मेरी उसके साथ में शादी हो गई। शादी बारात जो है वो बस से आई हुई थी मेरी, गांव के मंडे में, हरे मंडे में, जैसे आदिवासी समाज में शादी होती है, गरीबी हालात में मेरे पिताजी ने मेरी शादी करी। जब बारात लौटी तो जैसे कि मैंने पहले कई अपनी बहनों की, सिस्टरों की, बुआ की, चाची कहीं शादी में गई थी तो मैं देखती थी कि जाते समय दूल्हा दुल्हन जो है वो साथ में बैठते हैं। लेकिन जब मेरी बारात लौटी तो मेरा पति मेरे साथ में नहीं बैठा, वो किसी और के साथ में बैठा। मुझे नहीं पता वो किसके साथ में बैठा, लेकिन मैं वहाँ से भोपाल, मेरी शादी हुई थी भोपाल तक, मैं किसी और रिश्तेदार के साथ में बगल में बैठ के मैं पहुँची। 2-3 दिन शादी का माहौल रहा, मेहमान रहे, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। एकदम से स्कर्ट में पहनने वाली लड़की साड़ी में आ गई, घूंघट में आ गई। मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, मैं कभी साड़ी नहीं पहनी थी, पर मैं चीज़ों को देख रही थी और कर रही थी। 3-4 दिन बाद जैसे ही मेहमान घर से गए, मेरी जो ननंद थी
उसने किचन में बोल्ड अक्षरों से ब्लैक स्केच पेन से मार्कर से लिख दिया, पहले सफाई करें फिर खाना बनाएं। मुझे बहुत उस दिन आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मतलब ऐसा तो बिहेव शायद घर में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए भी ऐसे निर्देश नहीं होते कि पहले सफाई करें और खाना बनाएं। और ना ही मैं इस गंदे तरीके से रहती थी। मुझे तो आई ही उस घर में 2-3 दिन हुए थे। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत गंदा फील हुआ। सच बताऊं तो बहुत बुरा फील हुआ। मैं घर के काम करती, उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, एक दादी सास भी थी जो बिस्तर में ही सारा उनका लैट्रिन बाथरूम करना होता था, वो सब भी मैं करती थी। इसके अलावा कभी सास की मालिश कर दो, कभी ससुर की मालिश कर दो। मतलब दुनिया के कोई ऐसे काम नहीं रहे हों जो मुझसे करवाते नहीं होंगे। टॉयलेट साफ करने से लेकर के सारे काम मैं ही करती थी। घर में कोई काम वाला उन्होंने नहीं रखा था, जबकि वो लोग बहुत सक्षम लोग थे। तब मुझे समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि इन लोगों को एक गांव की एक नौकरानी चाहिए थी घर में काम करने के लिए, और उस नौकरानी के रूप में मैं उस घर में रह रही थी। खाने की स्थिति ये थी कि अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो आप दोबारा खाना नहीं बना के खा सकते, जबकि खाना मैं खुद बनाती थी। बोलने रहने का ये सलीका था कि एक जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनके एक बड़े भाई थे, वो दोनों एक दिन सोफे में बैठे और उन्होंने मुझे उस घर में रहने के नियम समझाए कि देखो सविता, अगर यहाँ पे रहना है ऐसे खड़े होना है। अगर तुम्हें बात करनी, वैसे तो बात करने ही नहीं दिया जाता था, बात करनी है तो 3rd बटन में देख के नीचे मुंडी कर करके। डाइनिंग टेबल में तुम्हें बैठना नहीं है, सोफे में तुम्हें बैठना नहीं है, टीवी तुम्हें देखना नहीं है, हंसना तुम्हें है नहीं, तुम्हारी आवाज घर में आनी नहीं चाहिए, इस तरह से तुम्हें घर में रहना है। ये मुझे वहाँ के नियम कायदे समझाए गए। मैं भले गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन मैं बहुत खुशरंग थी। मेरे परिवार में बहुत हम लोग खुशी से रहते थे। भले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोग बहुत खुशी से घर में रहते थे, और इस तरह की पाबंदी मेरे पिताजी ने या मेरी माताजी ने मेरे ऊपर कभी नहीं लगाई थी। तो वो दूसरा मेरे लिए एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला सदमा था। इसके साथ साथ ही जो मेरा पति था, वो ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा, शायद 1-2 दिन कभी नहीं मारता होगा बीच में, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जो बिना वजह वो मुझे नहीं मारता था। कई लोग ने मुझसे ये प्रश्न भी पूछा था जोश टॉक के कमेंट्स में कि आपने वजह नहीं बताई, तो मैं आपको वजह बता देती हूँ। खाना ठीक से नहीं बना, चाय टाइम पे नहीं आई, चाय में टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, आलू के छिलके नहीं फेंके, कपड़े सही से नहीं प्रेस किए, जूता नहीं मिला। मारने की कोई भी वजह हो सकती थी और मुझे जानवरों की तरह वो पीटता था। उस बीच में एक लड़की थी, उसका मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो लड़की के साथ में उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी, उसको वो भैया बोलती थी। उस लड़की से मेरी बहुत दोस्ती थी। एकमात्र वो ही मेरा सहारा थी, जिसको मैं कभी अपने दुख बता देती थी, तकलीफ बता देती थी, और वो लड़की मुझसे बहुत क्लोज थी। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता था कि शायद इसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई है, इसका कहीं और अफेयर है या कुछ है, मुझे पसंद नहीं करता है, शायद इसलिए वो मुझे इस तरह से बर्ताव करता है। मैं वो सारी बातें उस लड़की से शेयर करती थी। उनके घर में लैंडलाइन था, क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित पद में थे और बड़े लोग थे, तो उनके घर में लैंडलाइन था। उस समय मोबाइल तो आए नहीं थे, पर मेरे घर में, मेरे गांव में किसी के पास में लैंडलाइन नहीं था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और लैंडलाइन पे फ़ोन उसी लड़की का आया, और मैंने ही फ़ोन उठाया। उसने कहा, भाभी आप जानते हो, आप हमेशा बोलते रहते हो कि भैया के किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसके साथ अफेयर चल रहा है। मैंने कहा, हाँ बोलती तो हूँ, शायद उसी की वजह से मार रहे हूँ, पर मुझे नहीं पता वो कौन है। उसने कहा, भाभी वो लड़की मैं ही हूँ। और जब तक जो सदमे लगे थे ना, वो सब ठीक थे। अब तक जो मार पड़ी थी ना, वो भी ठीक था। लेकिन जब उसने कहा ना कि वो लड़की मैं ही हूँ, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, दुनिया से भरोसा ही खत्म हो गया। मैं उसे इतना प्यार करती थी, मुझसे बहुत छोटी थी, मैं सारे दुख तकलीफ उससे शेयर करती थी। फिर पर आज मैं समझदार हो गई, तो मैं उसका थैंक यू कहूँगी, शुक्रिया कहूँगी। कहीं ना कहीं उसके मन में लगा कि उसकी वजह से मेरे साथ में गलत हो रहा है, और उसने अपनी गलती स्वीकार करके मुझे खुद ही आगे रह के बता दिया कि वो लड़की जिसके साथ अफेयर चलता है वो मैं ही हूँ। जबकि दोनों एक दूसरे को भाई बहन बोलते थे, एक ही बिस्तर में सोते थे। मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिसको भैया बोलते हैं वो भैया ही होता है, जिसको बहन बोलते हैं वो बहन ही होती है। वो घर आया, मेरा नियंत्रण मेरे ऊपर से दिमाग से खत्म हो गया था। मैंने आते ही उसको बोला कि तुम इसके साथ में ऐसा कर रहे हो, इसलिए मुझे मारते हो। इसके अलावा कोई और लड़की होती तो शायद मैं सह भी लेती, लेकिन इसके साथ में कर रहे हो। उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। मैं भी आत्महत्या करना चाहती थी। मैं चाकू उठा के लेके आई, अपना हाथ काटूंगी कह के। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चाकू से खच 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 मेरे हाथ में, आज भी आप देख सकते हैं 70-80 से ज्यादा मेरे हाथ कटा हुआ, पूरा हाथ मेरा हाथ पूरा काट दिया। मैं हाथ में ऐसी पट्टी कपड़ों की, सड़े हुए कपड़ों की, फटे हुए पुराने कपड़ों की बांध ली। फिर उसने मैंने गुस्से में तो मैं थी, मैंने उसकी मदर को भी फ़ोन कर दिया लैंडलाइन से कि आपकी बेटी ने ये बताया, प्लीज़ आप ये कंट्रोल करो, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी मम्मी से उसकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता। वो मुझे जबरदस्ती घसीटते पसीटते उसके घर लेके गया कि जाके वहाँ पे बोल के आ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जबरदस्ती उसके घर लेके गया
मैं उसके घर गई तो वो लड़की और जो मेरा हस्बैंड था, वो डुप्लेक्स का एक मकान था, उसमें ऊपर चले गए। उसकी माँ मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकने लग गई। मैं उस घर से, जून का महीना था, मैं उस घर से निकल गई तो नंगे पैर निकल गई, गुस्से में निकल गई। जब मैं भोपाल की सड़कें पूरी डामर की थी, जून का दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं सड़कों में पैर तक नहीं रख पा रही थी, कहीं से भी पैर भी नहीं रख पा रही थी, इतनी सड़कें गर्म थी। तो समझ नहीं आ रहा था कैसे चलूं, क्या करूं, मैं बस सड़कों में उचक रही थी। तभी वो छोटे छोटे मोची होते हैं ना, जो छाता लगा करके जूते चप्पल सुधारने का काम करते हैं, उसने मुझे एक बार उसने मुझे देखा, मेरा हाथ पूरा खून से सना हुआ, पट्टी बंधी हुई, और मैं ऐसे उचक रही हूँ सड़क में। उसने बोला, बेटा क्या हो गया, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसे जैसे ईश्वर साक्षात आ गए हों। मैंने कहा, अंकल ऐसा कुछ नहीं, मुझे ना आप अपनी चप्पल दे दीजिए। उन्होंने मुझे चप्पल दी। वो चप्पल की एड़ियाँ पूरी घिसी हुई थी, उन एड़ी में कुछ था ही नहीं, पर फिर भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, जहाँ भी वो हों, अगर मेरी वीडियो देख पाए। आपने जो वो चप्पल दी ना, उसी से मैं उस रोड में चल पाई, और शायद आगे के जीवन में भी मैं चल पाई। मैं वो लेकर के चप्पल पहन करके बस स्टैंड चली गई। मैं घर से भागना चाहती थी, मैं इतनी जलालत, इतनी मारपीट नहीं सह पा रही थी। मैं बस स्टैंड किसी तरह पूछते पाछते बस स्टैंड कहाँ है, पैदल गई, पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं तो ऐसी गई हुई थी। मैंने सोने की छोटी छोटी बालियां पहन रखी थी उस समय, गन्ने की दुकानें लगी हुई थी, कुछ फल फ्रूट की दुकानें लगी थी, कुछ चाट पकौड़ी की बस स्टैंड में दुकानें हुई थी। मैं हर आदमी के पास वो सोने की बाली उतार के लेके गई कि भैया सिर्फ मेरे को ना, शायद उस समय 150 या 170 रुपये मेरे गांव तक, बालाघाट तक जाने का किराया था। बालाघाट से और 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, पर मैं सोच रही थी बालाघाट तक तो मैं पहुंच जाऊं। सब ने सोचा कि मैं नकली बाली दे रही हूँ, किसी ने भी मेरी असली सोने की बाली नहीं खरीदी। मैं निराश होकर के बस स्टैंड में ही बैठ गई, और इन लोगों ने मुझे ढूंढ ढांड के किसी तरह से फिर घर वापस ले आया। तो फिर वही कारनामे चालू हो गए, मारना पीटना, लड़ना झगड़ना। एक दिन मेरे पिताजी आए, और उसी दिन उसने मुझे मारा था। मेरे पिताजी से मैंने कहा, बाबूजी अब मैं नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे लेके चलो। और बाबूजी ने मुझे देखा था मारते हुए, तो उनका शायद दिल पसीज गया, तो बोले, ऐसा करना, तू अपना सामान तैयार रखना, मैं तेरे को शाम को लेके जाऊंगा। मैं सच में उस दिन बहुत खुश हुई, और मैंने सोचा कि चलो आज इस नरक से मुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं अपना सामान तैयार पैक कर लिया। शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, 8, रात के 10-11 बज गए, मेरे पापा मेरे को लेने के लिए नहीं आए। मैं समझ गई मेरे बाबूजी जानबूझ के मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। अब जीना मरना जो कुछ भी करना है यहीं पे करना है। और फिर से वो चीज़ें शुरू हो गई। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो 3-4 दिन से मुझे खांसी भी आ रही थी, और मुझे फीवर भी हो रहा था, और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, वॉमिटिंग्स वगैरह भी आ रही थी। तो मुझे जनरली डॉक्टर के यहाँ तो वो ले जाते नहीं थे, बहुत कोई ज़रूरी हुई तो ही ले जाते थे, अदरवाइज नहीं ले जाते थे। तो 103 डिग्री बुखार में भी अगर मैं हूँ तो मुझे खाना बनाना, परसना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना मेरे लिए अनिवार्य था। तो मैंने मेरी ननद से बोला कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, प्लीज़ आप मेरे को कोई दवाई दिलवा दीजिए, कुछ भी। तो 2-3 दिन तक तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कुछ मुझे दवाई ला करके दी कि इसको आपको सुबह शाम पीना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पिया। उसके बाद में आप समझेंगे मेरी आंख सीधे अस्पताल में खुली। अस्पताल कौन सा, क्रिश्चियनों का लावारिस अस्पताल है एक भोपाल में, जो गरीब हैं लावारिस है उनका वहाँ पे इलाज होता है। उस अस्पताल के बेड में मैं पड़ी हुई थी, और मैं हालत इतनी ख़राब थी मेरी कि बिस्तर में ही मैं यूरिन कर देती थी, मेरा कुछ होश नहीं था। लेकिन मैं फिर भी छत में जो पंखा चलता रहता था ना हॉस्पिटल को, पूरे टाइम देखती रहती थी और सोचती थी नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं, मरूंगी तो नहीं, मरूंगी तो नहीं। और उसी समय मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अब मुझे फिर से घर वापस लेके आए, और जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो मुझे, अब मैं उनके काम करने लायक नहीं बची, क्योंकि मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई कि मैं उनके काम की नहीं बची। मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके भेज दिया गया। जब मेरे मायके मुझे भेजा गया तो मेरे बाबूजी से बोला, बाबूजी अब मैं नहीं जाऊँगी, बाबूजी बहुत हो गया, कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं जाऊँगी। मेरे बाबूजी ने एक ही लाइन मुझसे बोली कि, बोला बेटा ऐसा है कि नदी के धार की उल्टी बहेगी ना तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए जिधर धार बह रही उधर ही बहे। उस छोटी उम्र में मैंने ये समझ लिया कि मेरे पिताजी मुझे ये बोल रहे हैं कि जैसा तेरे साथ चल रहा है ना वैसे ही तुझे रहना है, इसके उल्टे अगर तू चलेगी तो हम लोग तो तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उस चीज़ को समझ गई। मेरी माँ ने समझाया कि बेटा बच्चे हो जाते हैं तो ठीक हो जाता है, एक बेटा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ऐसे मुझे वापस घर पहुंचा दिया गया, मेरे ससुराल वापस पहुंचा दिया गया। कुछ ठीक नहीं हुआ, मेरे 2 बच्चे हुए, 1.5 साल के अंदर मेरा दूसरा बच्चा भी हो गया। लेकिन हाँ, इस बीच में मैं इतनी प्रताड़नाओं के बाद में भी मैं कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रही थी। तो उनके एक ब्रदर थे मंजीत भैया, जो कि मेरे देवर लगते थे। मैंने उनसे इच्छा जाहिर की, भैया मैं कॉलेज तो नहीं जा सकती, आप प्लीज़ मेरे प्राइवेट एडमिशन करा दो ना बीए में। मैं बायो की स्टूडेंट थी, मैं बीएससी करना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने कहा भैया आप मेरा बीए में एडमिशन करा दो। उन्होंने मेरी बात को समझी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया आखिरी तक। उन्होंने मेरा एडमिशन चोरी से जाके करवा दिया और मेरी फ़ीस भी भर दी।
फिर फीस भरने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट उन लोगों से करी कि सिर्फ मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ, कुछ नहीं, मैं घर का सारा काम करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेकार मन से मुझे परीक्षा देने की अनुमति दे दी और मैं ऐसे करते करते, यही मार खाते, यही घर का काम करते हुए मैंने बीए की परीक्षा, ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन अब मेरे दिनों दिन स्थिति खराब होते जा रही थी। खाना सही से नहीं मिलना, नींद सही से नहीं मिलना, आराम नहीं मिलना, और मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होते जा रही थी। मानसिक स्थिति भी मेरी बिगड़ते जा रही थी। मैं ऐसा सोचने लग गई थी कि मैं इन सब का मर्डर कर दूं। फिर मैं सोचती थी काहे से मर्डर करूंगी, घर में तो छोटे छोटे चाकू हैं। आपको लगता होगा मजाक है, लेकिन सीरियसली मेरी मानसिक स्थिति ये हो गई थी, मैं उन सब का मर्डर करना चाहती थी। लेकिन मैं जेल भी नहीं जाना चाहती थी। तो मैं सोचती थी इनकी बॉडी को कैसे छुपाऊंगी, कहाँ करूंगी, क्या करूंगी। और आखिर इन सब मानसिक स्थितियों में मैं सोचने लगी कि मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग पूरा खराब होने लग गया है। और मेरा वेट अभी आप सोचिए, मेरा भी वेट 57 kg, उस समय मेरा 38-39 kg वेट हो गया था। 5 फीट 5 इंच मेरी हाइट है, बिल्कुल सिंगल पसली में लगती थी। बात बात में चक्कर आ जाता था, खा नहीं पाती थी ढंग से, और मैं मारने और मानसिक प्रताड़ना से परेशान हो गई। और एक दिन मैंने आत्महत्या की सोची। वो आत्महत्या मैंने नहीं की, किन्हीं कारणों से। वो कारण शायद आप जो स्टॉक में देखेंगे तो मैंने बता रखा है। मैंने आत्महत्या नहीं करी और मैंने जीवन को जीने का फैसला किया। मैं उस घर से निकल गई ये सोच करके कि चाहे मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा करूंगी, बर्तन मांजूंगी, किसी के घर में खाना बनाऊंगी, जरूरत पड़ेगी तो खुद को बेच दूंगी, लेकिन अब मैं इनके लिए नहीं मरने वाली हूँ। और चाहे कोई साथ दे ना दे मेरा, मैं अपना साथ दूंगी। और इन बच्चों को मुझे नया जीवन देना है, इनको मुझे पालना है। मैं इस दुनिया में इनको लेके आई हूँ, मैं इन्हें पालूंगी। मैं उस घर से निकल गई। उस घर से निकलने के बाद उन्हीं की जो एक दूर की बहन लगती थी, उससे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो एक छोटे से फ्लैट में, 350 स्क्वायर के फ्लैट में अपने भाई के साथ रह के पढ़ाई कर रही थी और पार्लर का काम भी सीख रही थी। मैं उसी के यहाँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली गई। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। और मैं छोटी मोटी उस समय नौकरी ढूंढ रही थी कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, बाबू की, चपरासी की, कुछ भी ऐसे शुरू में मिल जाए जिसको मैं करके अपने बच्चों को पाल पोस सकूं। रोजगार निर्माण पेपर आया करता था। मैं पेपर इसलिए पढ़ती थी रोजगार निर्माण, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकला करती थी। तो मैं हमेशा रोजगार निर्माण पढ़ा करती थी। इसी बीच में मेरी माँ ने भी मेरा सहयोग किया। इस बार मेरे माता पिता समझ गए कि हमारी लड़की सही डिसीजन ली है, और मेरे पिताजी स्ट्रांग हुए, मेरी माँ ने भी स्ट्रांग हुई, और मेरी माँ मेरे साथ में आके रहने लगे कि बेटा तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे बच्चे को संभालूंगी। और वो जो मेरी सिस्टर थी, कजन सिस्टर थी, वो भी मेरे बच्चों की देखभाल करने लगी और बोली भाभी आप पढ़ो, हम सब आपका साथ देंगे। मेरे पिताजी भी मेरा साथ देने तैयार हो गए। मेरा एक छोटा भाई है। अब पैसे की दिक्कत, वहाँ रहूं तो 900 रुपये किराया था फ्लैट का, तो हम दोनों को मिलकर देना था। मेरे पास में तो 100 रुपये की भी हैसियत नहीं थी। तो मेरे पिताजी भी मेरे को घर का राशन है, चावल है, दाल है, पहुंचाने लगे। मेरे भाई ने एक मजदूरी की नौकरी कर ली। हमारे यहाँ मलाजखंड में एक माइंस है, वहाँ पे उसने ड्राइवरी की नौकरी कर ली 2000 रुपये महीने की, और वो पूरे 2000 रुपये मुझे महीने के भेजने लग गया। इसके अलावा मैंने वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, पार्लर का काम किया। मैं थोड़ी बहुत सिलाई जानती थी तो मैंने सिलाई का भी काम किया, और मैंने एमए के फॉर्म भर दिए। एमए के फॉर्म के लिए भी मुझे मंजीत भैया ने ही पैसे दिए। एमए का फॉर्म में भर दिया। ऐसा नहीं कि इस बीच में वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आता। मेरा हस्बैंड जो था आता था मारने के लिए, पीटने के लिए। एक दिन एमए का पेपर था मेरा, और क्योंकि जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो फीडिंग बेबी था, तो मैं एमए का पेपर देने के, फर्स्ट पेपर दे के आई थी। एक दिन में ही 2 पेपर होते थे। तो मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई हुई थी, तो वो आया, उसने मुझे मारा, एक बाल्टी में यूरिन करी और पूरा यूरिन जो है मेरे ऊपर डाल दिया। और मैं उस समय क्या सोच रही थी पता है, कि ये जितना जल्दी वो मुझे मार दे और भैया मुझे छोड़ दे तो मैं अगला पेपर देने के लिए चले जाऊं, जल्दी से मुझे मार ले, जितना भी मारना है। वो मुझे मारा और वो चला गया। मैंने एक बाल्टी पानी अपने ऊपर डाली, और जो मेरी वो कजन सिस्टर थी वो मुझसे वेट में काफ़ी हैवी थी, तो उसके कपड़े मैंने पहने जो मेरी साइज से 3 साइज ज़्यादा थे, और मैं एमए का पेपर देने के लिए चली गई। आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी।